अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाक अफ़गान कशीदगी और उसके पीछे यकीनन भारत की शरारत और एक ऐसे मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का पीएमए काकोल की जो पासिंग आउट परेड है उससे तारीखी खिताब, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मार्का हक़ में अस्करी और दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया, दुनिया ने उसे माना। साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी जारहियत का जवाब दुश्मन की तवक्कात से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। और उन्होंने कहा कि कौम भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजुबान है, और इस बात का भी यकीन दिलाया कि पाकिस्तान किसी सूरत अपनी 1 इंच ज़मीन भी दुश्मन के हवाले नहीं करेगा। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के जोग्राफियाई दिफा के दावों का खात्मा किया है। फील्ड मार्शल के इस पूरे बयान को लेकर और मौजूदा जो इस वक्त अमन अमान के हवाले से सूरत हाल है, बिलखसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, जो कशीदा ताल्लुकात हैं और जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये किस तरह के होंगे, इसकी नौयत की, और इन सब से भी बढ़ के कि बहुत मेहनत की है इस वक्त भारत ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब करने में। तो क्या ये जो अमन मुआहदा या इस टाइप की कोई भी कोशिश होती है क़याम अमन के हवाले से, भारत उसको चलने देगा, उसको वो काबिल कबूल होगी, या उसकी शरंगेज़ी जो है वो जारी रहेगी? इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराता चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये जो मौजूदा सीज़ फायर के हवाले से बात की जा रही है, इसकी सबसे पहली खबरें जो हैं वो डायलॉग के हवाले से, और ये इंडियन मीडिया और जो अफ़गान मीडिया है वहाँ पर चलना शुरू हुई थी। पाकिस्तान ने बहुत लेट इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और बहुत ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहा था इस वक्त अफ़गानिस्तान किसी भी तरीके से पीस के हवाले से। तो पहले तो ये जो मीडिया के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या इंडिकेशन था कि उस तरफ से ये खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा सरहद के साथ चल रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, ये क्या शो करती हैं? देखिए, शो ये करती हैं कि पाकिस्तान वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस सीज फायर। बात ये कि क्योंकि जो अफगानिस्तान ने हरकत, इनके अफगान तालिबान रजीम ने हरकत की थी, हमारी 6-7 पोस्टों पर अटैक किया, उसके बाद फिर मार खाई, अपने 200 के करीब जो है वो अफगान तालिबान, और उसके बाद फौजी मरवा लिए। उसके बाद फिर हमने अटैक किया, हमने इनकी 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया। वहाँ पर इन्हें काफ़ी मोर्चे उड़ा के रख दिए, लाशें छोड़ के भाग गए। और फिर हमें इनके ऊपर बहुत नाराज़गी थी कि एक ब्रदर हमसाया मुल्क को उन्होंने अच्छी हरकत की, जबकि इंडिया में इनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ था। दैट मींट कि इंडिया ने की बेहस पे उन्होंने ये कुछ किया। उसके बाद हमने इनकी जाके कंधार में काफ़ी नुकसान एयर से भी किया, ड्रोन से भी किया, वो एक अलग बात थी। We wanted to take the अफगान तालिबान regime a lesson कि आपको पाकिस्तान के साथ एज ए नेबर मुल्क के तौर पे रहने का पता होना चाहिए। हमने आपको बड़ी दफ़ा कि हमें एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी साथ में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल मत करने दें। आपको ये पास रहनी, और अब जब आपको मार पड़ी है, तश्कीलें हमने आपकी मारी हैं, 40-40 लोगों 50 लोगों को मारा है, और जब आपको नुकसान हो, अब आप हमारे से बात करना चाह रहे हैं, तो या पहले मुज़ाकरात कर लेते, पहले बात करते। लेकिन स्टिल हमने, क्योंकि हम अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, हमारी उनसे बहुत हमदर्दियाँ हैं। बिल्कुल। और फिर हमारे से कतर ने हमारे बड़े से ताल्लुकात उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो वी एक्सेप्टेड इट, और आज हमारा डेलीगेशन भी चला गया। अब लेट्स सी, फिंगर क्रॉस के कैसे मुज़ाकरात होते हैं, कितने सक्सेस होती है। ओके, हारिस साहब, कहा जाता है कि इस वक्त अफगान तालिबान जो बुरी हुकूमत है, ये 35 अफराद पे मुश्तमिल जो काबीना आप कहें कुछ भी, इसमें 22 लोग ऐसे हैं जो मुतदिल हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी या मुकाबला आराई इस तरह की फ़िज़ा नहीं चाहते, लेकिन 13 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय असर व रसूख जो है उसके ताबे हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं, उनके कहने के ऊपर ये जंग जो है वो शुरू की गई। अफगान तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया, और उन्हीं के कहने पे अमीर मुत्तकी जो है वो इस वक्त भारत में भी मौजूद हैं। तो ये जो तालिबान गवर्नमेंट जो है, आपको इसमें कुछ मुनक़सिम नज़र आती है, या उनका एक कितना असर रसूख है, वो जो मुतदिल लोग होंगे उनका, या फिर ये वाला जो वॉरियर ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ है इनका? देखिए इमरान, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही अफगान तालिबान रजीम के अंदर ही फूट पड़ेगी,
क्योंकि उनमें जो रीजनेबल मॉडरेट समझदार पश्तून हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ इनके लिए किया है, पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है और पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। और पाकिस्तान की हमदर्दियां अपने हमेशा से पश्तून अवाम और अफगान अवाम के साथ है। इसीलिए हमने कभी डिस्पाइट इतनी हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी सरजमीन किसी टैक्स ऑर्गन्स को ना इस्तेमाल करने दी, जो आपने दोनों में एग्रीमेंट किया था। अदरवाइज अगर हम इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें, इनके अफगान ट्रांजिट बंद कर दें, तो ये लैंड ऑफ कंट्रीज तो इनको समझ आ जाएगा, बट हम नहीं उनको तकलीफ देना चाहते। इसलिए यही अंदर से लोग और अफगान अवाम खड़े होंगे, आप देखेंगे कि ये इनको चेंज करेंगे और यहाँ पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें पश्तून भी होंगे, हजारा भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, ताजिक भी होंगे, तमाम। इसका तो एग्रीमेंट था ना, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट का तो एग्रीमेंट हुआ था, ये तो करना है सूनर और लेटर तालिबान ने। इसीलिए ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, आगे बैठ गए और अब कहते जो मैं फैसला करूंगा मैं अमीर हूँ। आप अमीर उस वक्त हो जब आपकी पूरी हुकूमत प्रॉपर डेमोक्रेटिक अवाम की मर्जी की हो। और सेकंड उसके बाद बात की है कि अब आपने खुद सीज फायर बार बार कह रहे हैं, अब फिर आप वहां जाके देखना ये है कि ये वहां पर किस तरीके से मानते हैं। पाकिस्तान आई एम श्योर कभी शराइत वो बड़ी सोच समझ के गए होंगे। हाँ। और आई फील कि पाकिस्तान शराइत शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दोहा एग्रीमेंट को नहीं माना पहले भी। अभी कतर, सऊदी अरब, जो भी मुल्क ममालिक शामिल हैं, उनसे इनको गारंटी लेनी पड़ेगी। हाँ। कि एक दे विल कमिट इन राइटिंग के अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। वन, और जो इनके एरिया में ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनको ये फौजियों के, दाइश के और फिर हिंदुस्तान के, वो डिसमेंटल करेंगे। सर यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और पाकिस्तान का भी यकीनन मुतालबा टीटीपी के हवाले से यही होगा कि आप इसको डिसमेंटल करें, डिसआर्म करें या फिर हमारे हवाले कर दें। तो कितना मुश्किल होगा तालिबान हुकूमत के लिए इनको डिसआर्म करना, डिसमेंटल करना एक ऐसे, क्योंकि वहाँ पे खुद उनको अपनी बका की जंग भी मेरे ख्याल से उसके भी खतरात हैं इन ग्रुप से। उनको खतरात ये भी हैं कि इनके अंदर से ही फूट पड़ जाएगी जब ये ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान की हमायती हैं। ये तो कुछ ऊपर के टॉप हैं जो उनका ईमान सिर्फ है, पैसा, उनको पैसा चाहिए, डील चाहिए, उसके लिए वो करते। तो हमें यही कहना चाहिए वहाँ पर इन राइटिंग के, अगर ये नहीं कर सकते, इनकी काबिलियत नहीं, जो कि आई नो ये केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो फिर पाकिस्तान विल बी अलाउड लेजिटिमेटली to go and destroy their training camps, एडम कैंप्स, एंड इनके कमांडर दाइश के फौजियों पे अटैक कर सकता है, एयर ड्रोन जिससे भी करे। अंडर दिस न्यू नॉर्मल पाकिस्तान अंडर न्यू नॉर्मल वो हमने एस्टैब्लिश किया, तो इसके लिए कोई डाउट नहीं। ओके, अब अच्छा दूसरी चीज, एक उनके जो बढ़ते सिफारती ताल्लुकात भारत से हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई इशू नहीं है इसके ऊपर कि आप भारत से अपने सिफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, आप इंडियन नैरेटिव जो है उसको सेकंड कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। तो क्या इसके ऊपर भी बात पाकिस्तान कर सकता है? कश्मीर के, इंडिया और अफगानिस्तान की जो इस वक्त बड़े ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, इसके ऊपर इमरान देखें, बात यह है कि पाकिस्तान शुड नॉट टेल देम कि जी आप इसको क्या सपोर्ट करें। हमें कंसर्न है कि आप इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को ना डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, ना प्रॉक्सीज को सपोर्ट करेंगे, ना अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने देंगे। दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अफगान तालिबान, एंड दैट्स एंड। इन्होंने कश्मीर सपोर्ट करने, जो करने इनको, जो अभी कुछ अच्छे इनका मुख काला इंडिया ही करेगा। इंडिया ने जैसे ईरान के कमर में छुरा घूमा और उनके साइंटिस्ट, उनके कमांडर्स को मरवाया मुसाद करके मिलके, इंडिया इनके साथ यही करेगा। इंडिया ये बड़े कॉन्स्पिरेसी, आपको पता है ये आरएस का जो टोला है ये बड़ा खतरनाक है। हाँ। ये इनके इरादे पर, ये तो सिर्फ अपर क्लास हिंदू कहते हैं, इनको तो लोअर क्लास हिंदू भी नहीं चाहिए। तो ये इनको तालिबान को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो तो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सर यहाँ पर हमें जी हारिस साहब, यहाँ पर एक चीज और, जो आइडियोलॉजी है ना दोनों की, चाहे वो आरएसएस मेंटालिटी या फिर आप तालिबान के हवाले से, दोनों जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर हैं। इंडिया में
पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ नैरेटिव बिकता है, चाहे वो इलेक्शन हो या इलेक्शन ना भी हो। हर मुसलमान को वहाँ तालिबान के साथ, कट्टर तालिबान के साथ नथी किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब ये जो रिसेप्शन इस वक्त तालिबान को इंडिया में मिल रहा है, तो खुद तालिबान की अपनी फिलॉसफी और आरएसएस की अपनी फिलॉसफी, ये कितनी बड़ी कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है आपस में सर? कॉन्ट्रोडिक्ट भी हो रही है, और ये आप देखें बिहार इलेक्शन में इंडिया को पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या होता है। पूरी इंडियन पब्लिक, मॉडरेट पब्लिक, सब नाराज है। ना मुसलमानों को वोट होगा, ना क्रिश्चियन का वोट होगा, ना लोअर क्लास हिंदू का वोट होगा, और ना मॉडरेट हिंदूज का वोट होगा। इसलिए इनको वो मार पड़नी है कि अभ्यास करेंगे। इसीलिए ये औचित्य करने कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की प्रोवोकेशन की स्टेटमेंट देते हैं, कभी ऑपरेशन स्टार्ट करने की देते हैं, कभी मतलब कि कब बुला के फॉरेन मिनिस्टर को फिर वहां पर पाकिस्तान में अटैक करा देते हैं और अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ये इस तरह घटिया टैक्टिस हमेशा करते हैं। हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, यानी हम समझ रहे हैं कि इनका कोलैटरल डैमेज होने जा रहा है फिर इंडियन पॉलिटिक्स का, बीजेपी की पॉलिटिक्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अब ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किल से ये स्टेज लगाया है इंडिया ने, वो इन मुज़ाकरात को ख़त्म होने देगा, इन मुज़ाकरात को कामयाब होने देगा, यहाँ पर इस जंगबंदी को के हक में होगा कि नहीं? देखिए इमरान, ये बड़ी ब्रीफिंग लेके इंडिया से आए होंगे। उनके जो ग्रुप जो है ना, 4 का टोला, जिसमें जयशंकर भी शामिल हो गया, उन्होंने बड़ा ब्रीफ किया होगा, आपने ये करना है, ये बात नहीं माननी, ऐसे करनी है। तो कतर आपको मनाएगा, सऊदी अरब मनाएगा, चाइना मनाएगा। बट यहाँ से जाने के बाद जब वहाँ पर पाकिस्तान के साथ उनको सपोर्ट नजर आएगी इन ममालिक की, जो इनको भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ये खुद ब खुद सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, मैं आपको बताऊँ। लेकिन सीधे रास्ते में आने का फिर भी डाउट इसलिए कि दोहा में एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका का, जो उन्होंने नहीं माना। तो यहाँ पर इनसे रिटर्न एग्रीमेंट करके ये साथ लिखा जाए कि अगर आप ये नहीं करते हैं, देन पाकिस्तान विल बी एट लिबर्टी टू कैरी आउट ओन यूनिटिव एक्शंस, और उसके चाहे वो एयर इस्तेमाल करें, चाहे वो ड्रोन इस्तेमाल करें। We are going to sort out इनके ट्रेनिंग कैंप्स, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स। पाकिस्तान इस वक्त फुल कमिटेड है इस वॉर अगेंस्ट टेरर में। पाकिस्तान जो है वो फुल कमिटेड है। और दूसरी चीज़ ये कि जो गारंटियर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की कॉल है, कुछ इन्हीं चीज़ों को और भी आगे लेकर चलते हैं, तजिया और हासिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाक अफगान सीज फायर के दौरान मुज़ाकरात और यकीनी तौर से कोशिश होगी कि हतमी जंग बंदी हो और ख़ित्ते में, रीजन में ताल्लुकात जो है वो तमाम पड़ोसियों के बेहतर हों। लेकिन इसमें बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को? पहला सवाल मेरा, इससे पहले जो आपसे पहले हारिस नवाज साहब थे उनसे भी यही था, आपसे भी मैं करना चाहूँगा कि मुसलसल मुज़ाकरात के हवाले से पहले खबरें जो हैं इंडियन मीडिया और अफ़गान मीडिया में आना शुरू हुई और बहुत डेस्परेट मूव के साथ। तो क्या ये शो कर रहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो कौन इस वक्त सीज़ फायर फौरी तौर पर चाह रहा है? क्या आपको लग रहा है माजिद साहब? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत का अपर हैंड नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि वो गोरेला वॉर में या इस तरह की जो मैदानी जंगें हैं उनके अंदर उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इस वक्त उनके पास एयर सपोर्ट या एयर सुप्रीमेसी मौजूद नहीं है और बतौर मुल्क इसका उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान ने इन सारे मामलात में जब भी उनकी तरफ से ऐसा कोई जंगी मामला किया गया है तो इसका पाकिस्तान की रियासत ने भरपूर फायदा उठाया है। तो ये वो एक पॉइंट है कि जहां पर अफगानिस्तान अपनी तमाम तर दावों के बावजूद बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका, और यही एक बड़ा बेसिक नुक्ता है जिसकी वजह से उन्हें मुज़ाकरात की तरफ, सीज फायर की तरफ, टेबल पर बैठकर बात करने की तरफ आना पड़ा है। और आने वाले दिनों में उनकी जानिब से जितनी भी ऑफर्स या पेशकशें की जाएंगी उसके पीछे उसका मुहर्रिक जो है वो ये कमजोरी होगी, क्योंकि कलदम टीटीपी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तान को परेशान तो कर सकती है,
लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से अफगानिस्तान हो या कलदम टीटीपी हो, दोनों इस मामले में डेफिनेटली शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। और इसी वजह से बैठ के बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो सरहद के ऊपर चौकियां हैं या सरहद के ऊपर छावनियां हैं, वहां पर सिचुएशन डिफरेंट होगी। लेकिन जब आप ओवरऑल इस जंग का नतीजा देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान की बरतरी कायम रहेगी। ठीक, ये मुझे बताइए, इस एडवेंचर के अंदर, या मिस एडवेंचर रादर मैं कहूँगा इसे, खुद तालिबान हुकूमत जो है, ये जो क्लब है 30-35 लोगों का, क्या ये आपको मुनक़सिम नज़र आता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि 22 अरकान जो हैं वो बड़े मुतदिल हैं और वो ये समझते हैं कि तालिबान हुकूमत या अफ़गान हुकूमत उस वक्त तक मुस्तहकम पाकिस्तान का आशीर्वाद है या पाकिस्तान की तरफ से अमन व अमानत, तो खुद उनकी बका जो है वो स्टेक के ऊपर होती है। बाकी जो 13 लोग कहे जा रहे हैं वो बड़े हार्ड लाइनर, और वो रादर हम कहें कि RSS या भारत की गोद में इस वक्त बैठे हुए, चाहे वो अमीर मुत्तकी हो या मुल्ला हैबतुल्ला, जिनके कहने पर ये तमाम कार्रवाई शुरू की उसने, तो कुछ मुनक़सिम है। और अगर मुनक़सिम है तो इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? कोई नियर फ्यूचर रिजीम चेंज आप देख रहे? देखिए, जहां तक मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं की सोच का मामला है या तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात का मामला है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मामला रिजीम चेंज की नौबत तक जाएगा। उसकी वजह यह है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद तालिबान का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। और इसी वजह से अगर कोई इख्तलाफी बात होती भी है तो हमने देखा है कि कई रहनुमा मुल्क छोड़ गए या खामोश हो गए। लेकिन अभी मेरी नज़र में ऐसी नौबत नहीं आई कि कोई बगावत हो या उनके खिलाफ इख्तलाफ जो है वो बाहर आए। गाहे गाहे तकारीर में इसका इजहार जरूर होता है, लेकिन अभी तक जो फैसला साजी की कुव्वत है वो मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इसको जब हम इंटरनेशनल मामलात के तनाजुर में देखते हैं तो तालिबान को ये समझना चाहिए कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा सकें। एक तो उनका मुल्क लैंड लॉक्ड है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात की एक तारीख है, और तमाम तिजारत जो है वो उनकी पाकिस्तान के साथ ही ताल्लुकात पर मुनहसिर है। तो ये 2-3 ऐसे नुकात हैं कि जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि तालिबान को सोचना चाहिए। और जो शरारती अनासिर हैं जो ये समझते हैं कि शायद किसी इफ्स एंड बट्स की कैफियत में इंडिया की सपोर्ट की वजह से या किसी और मामले में वो पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी राय दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक दूसरा पहलू, माजिद साहब, एक दूसरा पहलू, क्या ये असेसमेंट नहीं की जा रही होगी कि 4 साल उन्होंने गुजार लिए सुकून के साथ और कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ? अब ज़ाहिर है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत वहां पर भी आनी है, तो ये इतनी ज्यादा जो इश्यूज करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, खुद उनके लिए नुकसानदेह होगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए नुकसानदेह होगा। ये बात दुरुस्त है कि दोहा एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें तय की गई थी, इसीलिए तालिबान ने बड़ी चालाकी से उसको अबूरी अफगान हुकूमत का नाम दिया हुआ है, और वो आज तक अबूरी अफगान हुकूमत ही चल रही है। मैं नहीं समझता कि शुमाली इत्तेहाद, साबका शुमाली इत्तेहाद में या गुलबदीन हिकमत यार में इतनी कैपेसिटी है अब्दुल्ला या हामिद करजई में कि वो अपने मुतालबात मनवा सकें। हाँ, उनकी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ अफगान नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, लेकिन उसकी बुनियाद पे ये समझना कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम होगी, मेरा ख्याल है कि अथॉरिटी या ताकत जो है वो चूंकि अफगान तालिबान के पास है, तो इसलिए वो इस चीज की जरूरत महसूस नहीं करते। आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी कैबिनेट के तमाम जो वुज़रा हैं उनके साथ अबूरी का लफ्ज लगा के तो अपना वो सिस्टम इतने सालों से चला रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे या इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। हाँ, उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की जरूरत है, और दोनों मुल्कों को बैठकर ये सोचना होगा कि ये लड़ाई खित्ते के अंदर एक और जंग किसी के मुफाद में नहीं है। ठीक है, तो ये तो सर, ये तो हमने बात की, भी अफगान तालिबान को मौकफ अपनाना होगा। ये तो हमने बात की दोनों स्टेक होल्डर्स की। कुछ स्पॉयलर्स की भी बात कर लेते हैं। भारत का क्या किरदार होगा? बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके उसने जो ये स्टेज खड़ा किया है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त शरंगेजी कर रहे हैं, तो वो इस किस्म का कोई भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसको इंडिया कबूल कर लेगा या दरे पर्दा इसके खिलाफ साजिशें करेगा? जी, इंडिया के लिए तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन ये है कि वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है।
क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में और उसके बाद होने वाली जंगी कशीदगी के अंदर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और फतह नसीब नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर भी वो काफी बैकफुट पे हैं। तो उनके लिए तो ये सुनहरी मौका होगा कि वो अपनी जो मशरिकी सरहद है उसके ऊपर कुछ ना करें और मगरबी सरहद के ऊपर पाकिस्तान को परेशान करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के स्पॉयलर्स से अफगान तालिबान को भी होशियार रहना होगा, पाकिस्तान को भी होशियार रहना होगा, क्योंकि इस चीज को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो जानी नुकसान हो रहा है, हमारे बहुत ट्रेंड सोल्जर्स हैं, प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर उनके ऊपर बहुत तवज्जो और मेहनत सर्व करती है पाकिस्तान की रियासत, जबकि दूसरी जानिब से जो जंगजू मौजूद हैं, ना तो उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना कोई तरबियत है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस हवाले से भी सोचे उनके नुकसान में और हमारे नुकसान में बहुत फर्क है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि उनकी जो शरंगेजी है उसको एक अच्छे तरीके से डील किया जाए और उन्हें एक सबक भी दिया जाए और ये समझाया भी जाए कि ये जिस मिस एडवेंचर की तरफ आप जा रहे हैं ये ना आपके मुफाद में है ना हमारे मुफाद में है। हम तो इसको यानी हम इसे बतौर हार्ड स्टेट लें और हाफ को कोई भी चीज़ ना हो और उसके बाद एक जामे पॉलिसी जो है उसकी ज़रूरत है। माजी साहब ये भी मैं जानना चाहूँगा, अब दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं, इंडिया को और अफ़गानिस्तान को। एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ मौजूद हैं। आरएसएस की मेंटालिटी आपने देखी कि इंडिया में कानपुर जो इलाका है वहाँ पर रबीउल अव्वल में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोर्ड्स कुछ लोगों ने उठाए थे, बनाए थे, तो तकरीबन 2500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके घर भी नजर आतिश हैं। तो एक तो वो लेवल है और वही लेवल जो है वो हर इंडियन मुसलमान को तालिबान के साथ जोड़ता है, नथी करता है। फिर रियल तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों की जो फिलॉसफी है, चाहे एक्सट्रीम लेवल पे तालिबान की हो या फिर आरएसएस या भारतीय हुक्मरान की हो, ये किस तरफ जा रहा है इंडियन मुआशरा? जी बिल्कुल, इसमें जो आरएसएस की मेंटालिटी है या फार राइट की जो पॉलिटिक्स है इंडिया के अंदर, उसने भारतीय मुआशरे के जो सोशल फैब्रिक को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और हम फलस्तीन के गजा के मामले में इसकी एक बड़ी वाज़ेह और रोशन मिसाल है कि वो इंडिया जो पिछले 50-60 साल से फलस्तीन की हमायत करता था, यासिर अरफात को होस्ट करता था, उनके तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देता था, वो पिछले 20 साल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली वो इसराइल की तरफ अपना रुख कर चुका है और अपनी तमाम हमदर्दियां, जितने उनके वेपन के एग्रीमेंट्स हैं, दरामदाद बरामदाद में उन्होंने अपना हिस्सा इसराइल की तरफ डाला है। तो ये इसराइल की जो इंतहा पसंदाना सोच है और जो आरएसएस की, बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच है, ये आपस में नजरियाती तौर पे मिल चुके हैं। तो इसलिए वो जो सेकुलर इंडिया में जिसमें हम अखलाकियात, कवानीन, आइन और बुनियादी समाजी तकाजों का मामला देखते थे, वो अब नजर नहीं आ रहा। तो ये बात दुरुस्त है कि मोदी की पॉलिसी की वजह से इंडियन सोसाइटी डिस्टर्ब हुई है और उसके अंदर हमें उस तरह की सेकुलर वॉइसेस अब नजर नहीं आती। और अभी तो फिलहाल इंडिया में इसको कोई बेहतर नहीं समझा जा रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इलेक्शंस में भी हमने ये देखा है कि इंडियन ऑपोजिशन ने एक बेहतर मुकाबला दिया है। ठीक है, और लास्ट में मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने इंडियन पर्सपेक्टिव से वहां की सोच बताई, लेकिन ये जो तालिबान सोच है वो जो इस वक्त हिंदुत्व के साथ हम प्याला हमने वाला हुई है, ये क्या है? देखिए, मैं इससे फिलहाल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये मुझे एक वक्ती मामला लगता है, क्योंकि कलअदम टीटीपी के ऊपर जब तक अफगान तालिबान कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लेंगे, उसके अलावा अफगान तालिबान और पाकिस्तान के अंदर कोई इतना बड़ा मसला मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर टीटीपी के ऊपर कोई चीज तय हो जाती है तो फिर अफगान तालिबान और पाकिस्तान जो है वो किसी बेहतर माहौल में रह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, आपके वक्त का, आपके तज्जिए का। नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। यकीनन पाकिस्तान के फार्मर सेक्टर से प्राइस डीरेगुलेशन के बाद काफ़ी बेहतर ख़बरें हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, बिलखुसूस जब हम बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल 95% रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में अदविया साजी के लिए, और उसका मेजर पोर्शन जो है वो भारत से इंपोर्ट होता है। इस वक्त जो टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के भी बीच, तो उससे भी इसके ऊपर असर पड़ा। मूविंग फॉरवर्ड किस तरह से देखा जा रहा है इस सेक्टर को, इस सेक्टर में जितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड और एआई के बिलखुसूस अगर बात की जाए उसके फीचर को, तो इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। साबिक़ सदर PPMA डॉक्टर कैसर वहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो रीजन में इस वक्त कशीदगी है, चाहे वो इंडिया के हवाले से हो या अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, तो फार्मा सेक्टर पे किस तरह से ये असरअंदाज हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं भी कोई वॉर जोन हो, किसी किस्म की टेंशन हो, तो उसका इम्पैक्ट सारे कारोबार पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, मटेरियल महंगे हो जाते हैं, लोग होल्ड करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। ये काफ़ी इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे। हमने जब देखा यूक्रेन वॉर, तो ट्रांसपोर्टेशन जो शिपिंग कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा लिए, कंटेनर्स ने अपने रेट बढ़ा लिए, इस तरह चीज़ें होती हैं। कंपनियों ने, इवन जो चाइना की कंपनियां थी, उन्होंने अपने रॉ मटेरियल के रेट बढ़ा लिए, तो ये इम्पैक्ट आता है। अभी जैसे अब पाकिस्तान का तकरीबन 30% इम्पैक्ट है। हमारे पड़ोसी मुल्क से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, एक्सिपिएंट है, ये हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, असर जो चीज़ है, हमें बुनियाद पे देखना चाहिए कि पाकिस्तान में आखिर ये जो केमिकल इंडस्ट्री तरक्की क्यों नहीं कर सकी, इसकी बुनियादी वजह क्या है। मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में 1961 में एक PC1 बना था इधर नेफ्ता क्रैकर प्लांट लगाने का, हाइड्रो क्रैकर प्लांट, नेफ्ता क्रैकर प्लांट लगाने का पाकिस्तान में 1961 में। उस वक्त कॉस्ट बहुत कम थी। ऑब्वियसली अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट हो गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सस्टेन नहीं कर सकेगी। इससे इम्पैक्ट इंडिया में, क्योंकि हाइड्रो क्रैकर प्लांट पहले लग गया था, तो रिवर्स इंजीनियरिंग से अपने मॉलिक्यूल बना लेते हैं और पेटेंट्स को डिफाई कर लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह उनकी जो केमिकल इंडस्ट्री ने बेतहाशा तरक्की की। बल्कि चाइना में भी मेरे ख्याल में 3-4 तो हाइड्रो क्रैकर प्लांट होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनकी केमिकल इंडस्ट्री चाइना की बड़ी तरक्की याफ्ता केमिकल इंडस्ट्री है। जैसे कि बाकी डॉक्टर साहब इस पॉइंट को, इस पर्टिनेंट हाइड्रो क्रैकर प्लांट्स को और सारी चीज़ों को, चाहे क्योंकि जो समझ रहा हूँ आप बात कर रहे हैं इस वक्त इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के हवाले से कि लोकली हम प्रोड्यूस करें, तो ऐसे में SIFC के अंदर चीज़ों को नहीं लेके जाया जा सकता? वहाँ से अगर कुछ हेल्प इस तरह से हो जाए, क्योंकि अब फ़ायदा तो हुआ है इस वक्त आपके फार्मा सेक्टर को SIFC के अंदर काफ़ी। देखिए, SIFC ने जितनी हमारी मदद की, मेरे ख्याल में पिछले 70 साल में किसी हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की। इसमें क्रेडिट डेफिनेटली SIFC को भी जाता है और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जाता है और जो भी उनके बाकी कैबिनेट के मेंबर हैं, लेकिन उन सबको, पूरी हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है कि जिससे पाकिस्तान की, आप देखें कि 35% फार्मा इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये एक फिनोमिनल इंक्रीज है जैसे कि हम देखते हैं। और इस वक्त आकर अगर हम देखते हैं कि थेरेपेटिक गुड्स की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में, थेरेपेटिक गुड्स में हम वो कहते हैं जो ड्रैप के परव्यू में 3 चीज़ें आती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस आती हैं और एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं। इनकी एक्सपोर्ट 1 बिलियन से बढ़ चुकी है। और हम फोर्स ही कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें, मैं किसी प्रोग्राम में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अभी हाल ही में जो फार्मा समिट हुई उसमें भी मैंने हाईलाइट किया कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में ज़मीन खरीदना बहुत महंगा काम है और ये डेड इन्वेस्टमेंट होती है। इसका ROI आने में कोई 25 लग जाते हैं। ठीक, तो जब तक एक ऐसा जोन ना इंडस्ट्रियल क्रिएट किया जाए जिसमें 200-300 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई करके और वहाँ ज़मीन किराए पे दी जाए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, ताकि वो एक्सपोर्ट गारंटी। दूसरा, स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसियाँ चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो अब एक्सपोर्ट के लिए वो फेवर कर रहे हैं मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, वो जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जब तक वो $500 मिलियन की एक्सपोर्ट ना हो और उसका वो फिर इतनी
लेकिन सर ठीक है वो सर वो सारी आपको जो है वो मॉनेटरी साइड से भी जो है वो बैकअप मिलनी चाहिए और फिर आपके फिजिकल साइड से भी, दोनों ऑपरेशन से। यहाँ बात ये कि जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज पाकिस्तान से बाहर गई हैं, गो के बड़ी तादाद में पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो लोकली उस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका नेमुल बदल उस तरह से नहीं हो सकता कि वो R&D के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं, फिर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके बहुत हाई होते हैं। हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज में भी तो आपको आगे बढ़ना है ना। देखिए बात सुने, ये जो मल्टीनेशनल का डिपार्चर है ना, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ये फिनोमिना है कि मल्टीनेशनल कंपनियां अब वो फोकस कर रही हैं अपने कोर बिजनेस पे। ज्यादातर वो जा रही है बायोलॉजिकल पे, और ये जेनरिक जो बिजनेस है वो अब उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। हाई वॉल्यूम लो वैल्यू को वो छोड़ के लो वॉल्यूम हाई वैल्यू पे जा रही है। ये दुनिया भर में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है फार्मा मल्टीनेशनल में, या जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनमें ये शिफ्ट आया है। इसकी वजह से वो पूरी दुनिया में इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और डिपार्चर्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि शिफ्ट आ रहा है और वो बायोलॉजिक्स में ज़्यादा जा रहे हैं, जो कि लो वॉल्यूम होते हैं लेकिन हाई वैल्यूज की प्रोडक्ट होती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम R&D का ये है कि अभी तक इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज उस लेवल का नहीं है कि जिसमें ट्रस्ट लेवल हो कि भाई एकेडमिया अगर कोई रिसर्च करती है मॉलिक्यूल, तो उसके बाद उसकी जो R&D होती है पूरी, और उसके बाद उसके देखा जाता है फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो मार्केट होती है प्रोडक्ट। और ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात है, ये कोई 2-4 करोड़ यानी लॉन्ग वे टू गो। इसमें बहुत सारी पॉलिसी साजी की जरूरत है, बड़े कंड्यूसिव माहौल की जरूरत है, चाहे वो पॉलिसीज के हवाले से और हमारे सेंट्रल बैंक के हवाले से, और फिर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आगे बढ़ना होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि की बात हो रही है, SIFC ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो फिर जो और इशूज़ हैं उनको भी आके लेकर चले। और कैसर साहब ने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियल जोन, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन फॉर फार्मा सेक्टर, ताकि फार्मा सेक्टर जो है वो एक कंड्यूसिव माहौल में ग्रोथ कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतनी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।